हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ऑसिलेशन इन वेव को एंड कर दिया था। इस लेक्चर के अंदर हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ द थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जो अपनी लास्ट यूनिट है। तो जितनी भी थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं या टेम्परेचर से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड जितनी टर्म्स हैं वो अपन यहाँ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अपन फर्स्ट पोर्शन अपने स्टार्ट करेंगे विच इज़ thermal properties of solids। तो थर्मल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले हम लोग थर्मल से रिलेटेड, थर्मल मीन्स टेम्परेचर मीन्स हीट, तो हीट के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर क्या होता है, ये हीट से रिलेटेड टर्म है। देखो, हीट की अगर मैं बात करूं तो हमने कई बार हीट के बारे में हम लोग कैसे कहते हैं कि भाई मान लो कोई एक यूटेंसिल है, कोई बर्तन है, गैस के ऊपर रखा हुआ है, गर्म हो जाएगा। एक हमने उसको टच किया तो हमने बोल दिया कि भाई ये कैसा है, गर्म है, इट इज़ हॉट। ठीक है, बहुत तेज़ धूप निकल रही है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हमने बोल दिया इट इज़ हॉट। तो क्यों? क्योंकि अपन को हीट फील हुई। ठीक है, तो एक्चुअली में हीट क्या है, फिर एनर्जी है जो उसके पास आई, है ना। अपन ने गैस के ऊपर बर्तन रखा, उसके पास वो एनर्जी आई, लेकिन उस एनर्जी ने किया क्या, उसे को अपन ने जब टच किया बर्तन को तो अपन को सेंस हुआ, क्या सेंस हुआ, वार्मनेस, वार्मथ अपन को सेंस हुई। तो अपन ये बोल सकते हैं कि हीट एक्चुअली में क्या है, हीट एक्चुअली में एक एनर्जी ही है। भाई है तो एनर्जी। ठीक है, क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है अपन को क्या, सेंसेशन ऑफ वार्मथ, है ना, मतलब अपन को गर्म लगता है इसको टच करने पे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, आई कहाँ से, देखो एक्चुअली में क्या है, अपन ने 3 टाइप के मोशन पहले भी पढ़े हैं। कौन कौन से मोशन पढ़े हैं, एक तो अपन ने पढ़ा है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा है अपन ने। एक अपन ने ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन पढ़ा है। पढ़ा है, और साथ में अपन ने रोटेशनल मोशन पढ़ा है। ये 3 टाइप के मोशन ही पढ़े अपन ने। ठीक है, और कोई टाइप का मोशन नहीं होता। ट्रांसलेशन मतलब स्ट्रेट लाइन में, ना। वाइब्रेशनल मतलब अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, ठीक है, मीन पोजीशन के आसपास। और रोटेशनल मतलब मीन पोजीशन के अराउंड या सेंटर के अराउंड, ऐसे बोल सकता हूं मैं, है ना। अच्छा, ये मोशन जब भी होते हैं तो मोशन मूव करेगा ऑब्जेक्ट, मोशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। अपन को पता है कि हर एक जो सबस्टेंस है वो मॉलिक्यूल से मिलके, पार्टिकल से मिलके, एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जब मूव कर रहे हैं तो वो चाहे ट्रांसलेटरी मोशन करें, वाइब्रेशनल मोशन करें, रोटेशनल मोशन करें, तो ट्रांसलेशन मोशन करेंगे तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल मोशन करेंगे तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल मोशन करेंगे तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स के पास होगी। और ये जो काइनेटिक एनर्जीज हैं, इन काइनेटिक एनर्जीज का सम ऑफ दीज ऑल काइनेटिक एनर्जीज, यही बनाता है क्या, थर्मल एनर्जी। और यही थर्मल एनर्जी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इस हीट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब हीट मेरे को फील हो रही है, मतलब उस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, थर्मल एनर्जी है। ठीक है, अभी मॉलिक्यूल्स के पास ही है, तो ये एक टाइप से मैं बोल सकता हूं कि ये उस सबस्टेंस की इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के पास है अंदर, तो दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ दोज सबस्टेंसेस। ठीक है, अच्छा, ये इंटरनल एनर्जी का पार्ट है, लेकिन ट्रांसफर भी हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह। देखा है अपन ने, देखा है ना भाई, गैस है,
है ना। अपन ने फ्लेम, मान लो कैंडल है, उस कैंडल की फ्लेम को अपन ने जला दिया, उसके पास हीट एनर्जी आ गई। अपन ने क्या हुआ, एक मेटल की रॉड ली और उसके कांटेक्ट में रख दी। मेटल की रॉड कांटेक्ट में रख दी तो मेटल की रॉड भी क्या हो जाएगी, थोड़े टाइम के बाद गर्म हो जाएगी ना, दैट विल बी वार्म। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, ट्रांसफ़र हो सकती है, कहाँ से कहाँ होगी। ट्रांसफ़र होने के लिए इसको एक टर्म रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, उस टर्म को अपन बोलते हैं क्या, टेम्परेचर। मतलब इसको ट्रांसफ़र होने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टेम्परेचर ही है। अपन ये देखेंगे कि टेम्परेचर होता क्या है। ठीक है, अच्छा हीट तो अपन को फील होती है। ठीक है, फिजिकली अपन टच करके और हीट को फील कर सकते हैं। टेम्परेचर ऐसी कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। टेम्परेचर एक्चुअली में क्या है, एक क्वांटिटी है। वो बस एक चीज़ डिफाइन करती है, क्या, वो डिग्री है। किसकी डिग्री है, कोल्डनेस और हॉटनेस की डिग्री है। डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। मतलब कोई भी चीज़ कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है, उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए अपन ने एक क्वांटिटी रख दी। ठीक है, और उस क्वांटिटी को अपन क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर बोल रहे हैं। कोई चीज़ अगर ठंडी है टेम्परेचर कम है, अगर कोई चीज़ हॉट है तो उसका टेम्परेचर हाई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म है उसका टेम्परेचर और ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंडी है उसका टेम्परेचर बहुत कम है। मतलब एक तरीके से अपन ने ये मान लो कि एक स्केल डिफाइन कर दिया। ठीक है, एक डिग्री डिफाइन कर दी। वो डिग्री क्या बता रही है, बस ये बता रही है कि भाई हॉटनेस कितनी है या कोल्डनेस कितनी है। वो अपन को ये नहीं बता रही कि हीट कितनी है ना। ये चीज़ समझना, टेम्परेचर जो है ना वो हीट नहीं बताता, हीट कितनी है, वो बस क्या बताता है, हॉटनेस कितनी है एंड कोल्डनेस कितनी है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक मेरे पास दो सब्सटेंस हैं, ए और बी। ये सब्सटेंस ए हो गया, ये सब्सटेंस बी हो गया। इसके पास थर्मल एनर्जी ग्रेटर है, इसके पास थर्मल एनर्जी स्मॉलर है। उसके बाद भी इसका टेम्परेचर हाई हो सकता है, इसका टेम्परेचर लो हो सकता है। तो हीट या थर्मल एनर्जी का अमाउंट कितना है सब्सटेंस के पास, ये नहीं बताता टेम्परेचर। टेम्परेचर ओनली क्या बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है, कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है, हॉटनेस कितनी है और कोल्डनेस कितनी है, उसको बताने वाली जो टर्म है ना, दैट इज टेम्परेचर। अपन को पता है कि टेम्परेचर अपनी 7 फिजिकल क्वांटिटीज में आती है ना, आती है, पढ़ी है अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही पढ़ी थी, है ना। 7 फिजिकल क्वांटिटीज 7 फिजिकल यूनिट्स में आती है इसकी यूनिट, है ना। डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, फिर केल्विन में मेजर करते हैं, वो भी अपन बात करेंगे मेजरमेंट की टेम्परेचर की। ठीक है, तो हीट और टेम्परेचर में वही रिलेशन है सेम जो हाइट और वाटर में है। अपन को पता है कि अगर अपन वाटर, मान लो ये फ्लोर है, इस पर मैं पानी डाल दूं, है ना, पानी फैला दूं, तो हाइट से किधर जाएगा, लोअर पॉइंट में, है ना भाई। हाइट से कहाँ जाएगा, हायर हाइट से लोअर हाइट पे जाएगा। उसी तरह हीट का जो फ्लो होता है वो होता है किधर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो हायर टेम्परेचर मतलब हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा हीट का फ्लो होता है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर एक्चुअली में क्या है, टेम्परेचर एक्चुअली में एक ऐसी क्वांटिटी है जो ये डिसाइड करती है कि हीट का फ्लो का जो पाथ है ना वो क्या होगा, है ना, या डायरेक्शन क्या होगी, हीट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, वो कौन डिसाइड करता है, टेम्परेचर डिसाइड करता है। ये थर्मोडायनेमिक्स का 0th लॉ है। ठीक है, अगर आपने केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ली होगी, 0th लॉ भी पढ़ा होगा। फिजिक्स में भी अपन डिस्कस करेंगे 0th लॉ के बारे में बाद में। ठीक है, तो 0th लॉ जो है उसको फॉलो करता है। ठीक है, अब देखो क्या है कि भाई ये टेम्परेचर का जो मेजरमेंट होता है ना, हीट के बारे में अपन पहले बात कर रहे थे। अपन को पता है कि देखो कोई भी अपन वर्क करते हैं ना, मैकेनिकल वर्क, तो उसमें भी हीट जनरेट होती है। देखिए अपन ने, है ना, मेरे पास ये दोनों पाम है अपनी, मैं इनको ऐसे रब करूँगा तो थोड़े टाइम के बाद हीट जनरेट हो जाएगी ना। कोई मशीन में चला रहा हूँ, ठीक है, तो मैं मशीन चला रहा हूँ तो वो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाती है, हीटअप हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप कोई मैकेनिकल वर्क करते हो ना, तो मैकेनिकल वर्क किस में कन्वर्ट हो सकता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट
हो सकता है। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कोई मैकेनिकल वर्क है W जो मैंने किया, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं या फ्लोर पे खड़ा हूँ, मैं अपने शूज़ को ऐसे रब कर रहा हूँ फ्लोर पे, ठीक है, तो ये भी मैकेनिकल वर्क ही है। तो क्या होगा कि उससे हीट जनरेट होगी। अगर हीट को मैं Q से डिनोट कर रहा हूँ, तो जो रेशियो है मैकेनिकल वर्क और हीट जनरेटेड का, जूल ने कहा कि ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और ये जो रेशियो कांस्टेंट है ना, उस कांस्टेंट को उसने बोला J मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ जूल। J इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ जूल। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4.18। वर्क की यूनिट जूल हो गई। अच्छा, ये हीट की जो यूनिट होती है ना, SI यूनिट तो जूल ही है। ठीक है, लेकिन अपन जो प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं ना हीट के लिए, वो CGS यूनिट यूज करते हैं, वो है कैलोरी। ठीक है, 1 कैलोरी जो होती है वो 4.186 जूल होती है। ठीक है, यहीं से आया रिलेशन मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट से ही, है ना, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ जूल से ही। तो जूल अपॉन कैलोरी हो गई। ठीक है, तो मैकेनिकल वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जूल ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि टोटल मैकेनिकल वर्क ही हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका एक प्रोपोर्शन हीट में कन्वर्ट होगा। सो द W विल बी व्हाट, Q इंटू J मीन्स 4.186 ऑफ J, मतलब इतने ही वर्क को आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, सॉरी Q, इतने ही वर्क को आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट वर्क कभी भी हीट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये किसने बोला, जूल ने बोला। अब देखो, जो टेम्परेचर का मेजरमेंट की अपन बात कर रहे थे, ठीक है, अब टेम्परेचर के मेजरमेंट का जो तरीका है ना, वो कोई भी 2 फिक्स पॉइंट के बीच में अपन टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, एक तो अपन लोएस्ट पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं कि भाई अपन का कहीं पॉसिबल टेम्परेचर है उसका ये लोएस्ट पॉइंट हो गया। एक हाईएस्ट पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, और उन दोनों के बीच के जो पार्ट्स हैं ना, उनका डिवीजन करके अपन लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, क्योंकि डिग्री है ना ये, है ना, मतलब कोई भी पॉइंट अपन डिसाइड कर लिया कि भाई इसको अपन इतना बोल देंगे, 1 डिग्री बोल देंगे, इसको 2 डिग्री बोल देंगे, इसको 3 डिग्री बोल देंगे, मतलब अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको तो अपन डिफाइन। तो ऐसे ही काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिफाइन किया भी है। ठीक है, सबसे पहले जो टेम्परेचर का मेजरमेंट किया है वो सेल्सियस ने किया। टेम्परेचर का मेजरमेंट जो सबसे पहले किया है वो सेल्सियस ने किया है। सेल्सियस जो था एक साइंटिस्ट था, ठीक है, सेल्सियस ने क्या किया, सेल्सियस स्केल दिया। ठीक है, सेल्सियस स्केल उसने दिया 17 और 10 में, बहुत पहले दे दिया। उसने क्या किया, उसने क्या किया, जो लोएस्ट पॉइंट लिया ना, वो तो लिया फ्रीजिंग पॉइंट आइस का, है ना, वाटर से कंपेयर करके लिया है उसने। तो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट तो उसने माना क्या, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट उसने माना, वो माना क्या, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 फिक्स पॉइंट ले लिया। इन दोनों फिक्स पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस था, डिफरेंस था, उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और हर एक पार्ट को उसने क्या माना, 1 डिग्री सेल्सियस माना। ठीक है, और इस तरह एक स्केल जनरेट हो गया। आप भी बना सकते हो। ठीक है, अगर कोई ऐसा स्केल आप बनाना चाहें, जैसे मैं इनिशियल पॉइंट मान लूँ कोई 10, है ना, मैं मान लो वाटर का, आइस का फ्रीजिंग पॉइंट 10 मान लूँ। ठीक है, मैं उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो 150 मान लूँ, बीच वाला जो डिफरेंस है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, और हर एक पार्ट को एक फिक्स डिग्री मान लूँ। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो सेल्सियस ने अपना स्केल बनाया। ऐसे ही जो सेकेंड स्केल बनाया वो बनाया फ़ारेनहाइट ने। फ़ारेनहाइट ने जो स्केल बनाया वो 1770 बनाया। ठीक है, मतलब उसके ठीक 7 साल बाद।
इसने क्या किया, इसने जो फ्रीजिंग पॉइंट लिया, वो फ्रीजिंग पॉइंट लिया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, उसने 0 ले लिया, उसने 32 ले लिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जो बॉइलिंग पॉइंट लिया वो ले लिया इसने 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया 180, हर एक को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में डिवाइड किया, ठीक है। तो इस तरह क्या हो गए 180 पॉइंट हो गए, ठीक है। अच्छा, इन सब में जो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक जिसको माना जाता है, जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो दिया है वो दिया है केल्विन ने, ठीक है, इसलिए इसको केल्विन स्केल भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्सियस टेम्परेचर स्केल, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, एंड दिस इज केल्विन टेम्परेचर स्केल। केल्विन का जो टेम्परेचर स्केल है ना, वो आइडियल गैस इक्वेशन पे बेस्ड है। अपन ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, क्या है, PV इक्वल टू nRT। मतलब किसी स्पेसिफिक गिवन वॉल्यूम के लिए N और R तो कांस्टेंट होते हैं, जो P होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं मान लो टेम्परेचर और प्रेशर का ग्राफ बनाऊं, ये मैंने ग्राफ बना दिया, इधर टेम्परेचर ले लिया, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में, और इधर मैंने ये प्रेशर ले लिया, ठीक है भाई, ठीक। तो इनिशियली क्या है कि भाई मैं यहाँ से ये कुछ ना कुछ प्रेशर इनिशियली होगा, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी ये 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। प्रेशर एग्जिस्ट करता है तो वॉल्यूम भी एग्जिस्ट करेगा, है ना, सब्सटेंस का। तो अगर अपन यहाँ से इसको इंक्रीज करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ अपन को जनरली मिल जाता है। तो केल्विन ने क्या किया, केल्विन ने कहा कि भाई मान लो मैं इस टेम्परेचर को यहाँ से रिड्यूस करता जाऊँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये प्रेशर भी रिड्यूस होता जाएगा, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके प्रेशर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए ना। जहां प्रेशर 0 हो जाएगा और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इससे आगे अगर मैं बढ़ाऊं तो प्रेशर क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव, है ना, मतलब सब्सटेंस पे प्रेशर लग नहीं रहा, सब्सटेंस प्रेशर लगा रहा है, तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली तो, हाँ 0 भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकली इस ग्राफ से ये रिजल्ट अपन निकाल सकते हैं कि भाई जो प्रेशर 0 होता है, वो प्रेशर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके 0 होता है। वो टेम्परेचर उसने बताया 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर को उसने क्या बोला, एब्सोल्यूट 0 बोला। अपन बोल रहे हैं ना कि भाई एब्सोल्यूट स्केल है, तो वो किसकी वजह से बोल रहे हैं, इस एब्सोल्यूट 0 की वजह से। इस एब्सोल्यूट 0 को उसने क्या बोला, 0 केल्विन, ठीक है। और अपना स्केल जो था ना, वो उसने इसी 0 केल्विन से स्टार्ट किया, कि भाई उसने बोला कि 0 तो एक्चुअल में ये है क्योंकि यहाँ 0 हो रहा है प्रेशर और वॉल्यूम तो, ठीक है, सो दिस इज द 0, ठीक। तो उसने बोला कि भाई T केल्विन, उसका केल्विन टेम्परेचर किसके इक्वल है, डिग्री सेल्सियस, और उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 273.15, ठीक है, प्लस 273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या कन्वीनियंस के लिए इसको 0.15 को अपन रिमूव कर देते हैं, तो T केल्विन जो होता है दैट इज T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। डिग्री सेल्सियस अगर मुझे निकालना है तो वो T केल्विन माइनस का क्या हो जाएगा, 273। तो ये अपना थर्ड स्केल है जो टेम्परेचर मेजरमेंट के काम में आता है, विच इज कॉल्ड केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, ठीक है। अब इनका क्या है, आपस में अपन कन्वर्जन भी कर सकते हैं, एक स्केल को दूसरे स्केल में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, देखो, अच्छा ये अपन का स्केल जो डिफरेंट है, लेकिन टेम्परेचर तो वही होगा ना। मान लो एक ही टेम्परेचर है, अभी इस रूम का टेम्परेचर है, उसको अपन सेल्सियस से मेजर करेंगे, कुछ और वैल्यू बताएगा,
फ़ारेनहाइट से मेजर करेंगे कुछ और वैल्यू बताएगा, केल्विन से मेजर करेंगे कुछ और वैल्यू बताएगा, लेकिन टेम्परेचर तो तीनों कैसे हैं, सेम ही है ना। अच्छा, इसमें क्या एक और स्केल है जो कुछ बुक्स में गिवन है, रूमर का स्केल, वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता तो उसको अपन पढ़ भी नहीं रहे। ठीक है, देखो कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए, किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए तीनों वैल्यू तो डिफरेंट डिफरेंट बताएंगे, लेकिन टेम्परेचर कैसा होगा, सेम होगा। तो फिक्स टेम्परेचर सेम होगा। तो ये डिग्री सेल्सियस, ये अपना फ़ारेनहाइट TF -32, ये अपना 212 -32 इक्वल टू ये अपना T -273.15। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 100। इस फॉर्मूला का यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, अपने जो टेम्परेचर्स हैं ना उनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर कोई नया स्केल भी आप लोग बनाओ, फॉर एग्जांपल मैं एक बना लेता हूँ कि मेरा भाई एक स्केल है स्टार स्केल। ठीक है, वो जो स्टार स्केल है उसमें मैं फ्रीजिंग पॉइंट को ले रहा हूँ मान लो 40, बॉइलिंग पॉइंट को ले रहा हूँ मैं भाई 190। ठीक है, तो मैं जो नया स्केल बनाऊंगा दैट विल बी स्टार, माइनस इसमें आता है लोएस्ट वैल्यू कितनी है 40, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और नीचे आता है बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, 190 माइनस का क्या हो जाएगा 40। तो अपना नया स्केल जो है ना वो इसके इक्विवेलेंट रख के मैं उसको इन स्केल्स में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके क्या कर सकते हो आप, ये टेम्परेचर्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अपन को पता है कि भाई जब भी अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड मतलब अपन उसको थर्मल एनर्जी दे रहे हैं। थर्मल एनर्जी अपन उसको देते हैं तो उस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, उसके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। जब वो वाइब्रेशन करने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं ना उनमें गैपिंग आ जाती है। ठीक है, गैपिंग आ जाती है तो क्या होता है कि जो सब्सटेंस है उसका एक्सपेंशन होता है। अब वो टेम्परेचर की वजह से हुआ इसलिए उसको अपन क्या बोल देते हैं, थर्मल एक्सपेंशन बोल देते हैं। ठीक है, तो वही अपना नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन के एग्जाम्पल्स बहुत देखे हैं अपन ने नेचर के अंदर, देखे हैं ना भाई। अपन को पता है कि जो पोल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, उनके बीच में जो वायर लगते हैं उनको अगर गर्मियों में लगाते हैं, ठीक है, तो गर्मियों में लगाने पर उन वायर्स को थोड़ा सा लूज छोड़ते हैं। क्यों? अपन ने देखा है वो वायर है ना दो पोल्स के बीच में, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स के बीच में, वो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स के बीच में जो वायर है वो गर्मियों में तो ऐसे हो जाते हैं, है ना, लटक जाते हैं, और सर्दियों में ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल सीधे। क्यों? क्योंकि गर्मियों में हीट लेके उनका क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, लेंथ क्या हो जाती है उनकी, इंक्रीज हो जाती है ना। कई बार अपन ने ऐसे भी देखा है कि भाई जो रेल्स होती है ना, ट्रेन जिन पे जाती है, वो जो रेल्स है ना, वहाँ जो गर्डर लगाई जाती है रेल्स में, उनके बीच में स्पेसिंग छोड़ी जाती है। ऐसे एक लगा दी, फिर उसके बीच में यहाँ दूसरी लगा दी, फिर ये तीसरी लगा दी, है ना। कभी अगर आप देखेंगे तो ट्रेन की रेल्स के बीच में स्पेसिंग छोड़ी जाती है। क्यों छोड़ी जाती है? एक्सपेंशन होता है। गर्मियाँ जब आती हैं तो रेल्स में एक्सपेंशन होता है। अब मान लो जगह नहीं छोड़ेंगे अपन, एक्सपेंशन होगा, ये एक दूसरे को हिट करेंगी और कैसी हो जाएंगी, बैंड आ जाएगा इनमें, बैंड आ जाएगा तो ट्रेन के ऊपर से उतर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो स्पेसिंग छोड़ी जाती है रेल्स के बीच में। तो किसकी वजह से हो रहा है सब? थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, अभी जो थर्मल एक्सपेंशन है, ये थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप से हो सकता है। कोई मान लो लीनियर ऑब्जेक्ट है तो उसकी लेंथ में होगा, कोई ऑब्जेक्ट 2D है, 2 डायमेंशनल है तो उसके एरिया में होगा, कोई ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल है तो उसके वॉल्यूम में होगा। तो जो अपना थर्मल एक्सपेंशन है इट हैज 3 टाइप्स। एक तो होता है लीनियर एक्सपेंशन,
एक होता है एरिया एक्सपेंशन, एक होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। नाम से पता चल रहा है लेंथ में होगा, है ना, ये एरिया में होगा और ये वॉल्यूम में होगा। ठीक है। अब तीनों एक्सपेंशन में से अगर मैं लीनियर एक्सपेंशन की बात करूं पहले, ठीक है, मान लो मेरे पास कोई मेटल की रॉड है, उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल लेंथ होगी, लेट L1 है। ठीक है, अपन ने उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, इनिशियल टेम्परेचर लेट T1 है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करके मैंने कर दिया T1 से T2, तो उसकी लेंथ जो है ना वो लेट इंक्रीज हो गई L1 से L2 टोटल। ठीक है, तो जो लीनियर एक्सपेंशन ये होगा, ये लीनियर एक्सपेंशन एक्चुअली में दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। किस किस पे डिपेंड करता है? एक तो ये जो एक्सपेंशन हुआ, मैं डेल्टा L मान लेता हूँ एक्सपेंशन को, क्या हो जाएगा L2 माइनस L1। ठीक है, ये क्या हो गया? एक्सपेंशन हो गया। अभी जो एक्सपेंशन है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इनिशियल लेंथ के, जो इनिशियल लेंथ होगी ना भाई, इनिशियल लेंथ ज़्यादा होगी तो एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगा, इनिशियल लेंथ कम होगी तो एक्सपेंशन भी कम होगा। दूसरा ये डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर डिफरेंस पे। आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे एक्सपेंशन भी उतना ज़्यादा होता जाएगा। दैट मीन्स ये जो थर्मल एक्सपेंशन है डेल्टा एल, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 डेल्टा T। डेल्टा L मीन्स L2 माइनस L1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 डेल्टा T। मीन्स लेट T1 से T2 किया है तो टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1 हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करूं, इक्वल का साइन आएगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा साथ में, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फा आ गया। ठीक है, तो L2 माइनस L1 इक्वल टू अल्फा L1 T2 माइनस T1। अभी जो अल्फा है ना, अल्फा इज व्हाट? L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस T1, यही तो है। इस अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कांस्टेंट है। ठीक है, हर एक सब्सटेंस के लिए ये फिक्स होता है। ठीक है, एक स्मॉल वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग है, वो बुक में लिखी हुई है आपके में, है ना, अभी अपनी कोई यूज की नहीं है। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें साथ में गिवन होगी। डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स इसकी यूनिट होती है अल्फा की। ठीक है, अल्फा इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब यहां से अगर मैं L2 फाइंड करूं, L2 विल बी व्हाट? मींस फाइनल लेंथ विल बी व्हाट? L1 प्लस अल्फा L1 T2 माइनस T1। दैट मीन्स L2 विल बी व्हाट? अल्फा सॉरी L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो इस फॉर्मूला के थ्रू मैं फाइंड कर सकता हूं भाई कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट करने पर, कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपकी जो फाइनल लेंथ होगी वो क्या होगी। ठीक है, सो दिस इज लीनियर एक्सपेंशन। तो ये जो मैं पोल्स के बीच में बात कर रहा था कि भाई वायर की लेंथ इंक्रीज हो गई, तो वो क्या था? लीनियर एक्सपेंशन ही तो था। जो मैं बात कर रहा था कि भाई रेल्स के बीच में लेंथ इंक्रीज हो गई, वो क्या था? वो लीनियर एक्सपेंशन ही तो था। ठीक है भाई, लीनियर एक्सपेंशन की वजह से वो तो एक्सपेंशन हो रहा है गर्मियों में। ठीक है, सर्दियों में क्या होता है? उसका उल्टा होता है, एनर्जी वो रिलीज कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? कंप्रेशन हो जाता है। ठीक है, मान लो गर्मियों में अपन ने वायर लगाए दो पोल्स के बीच में, उसको अपन ने टाइट ही कर दिया, तो सर्दियों में क्या होगा? वो वायर्स टूट जाएंगे। क्यों टूट जाएंगे? सर्दियों में कंप्रेशन होगा, वो खींचेंगे तो एक दूसरे को, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज लीनियर एक्सपेंशन। अब दो टाइप का एक्सपेंशन और है अपना, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। उसके बाद इनके बीच में अपन रिलेशन पढ़ेंगे, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।